शो में। कोरोना से बचाव की एसओपीज की धज्जियां, शादियां, तकरीबात, अवाम बुरी तरह कोरोना के शिकंजे में। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी कोरोना के निशाने पर। बेशतर स्कूलों में कोरोना एसओपीज नजरअंदाज, खतरे की घंटी। अस्सलाम वालेकुम। पेश पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, कोरोना के वार जारी हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसने आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक अपने पंजे गाड़ लिए। शहर कराची का तो बहुत बुरा हाल है इस पर। जिस तरह हम सुन रहे हैं, जो रिपोर्टेड फिगर्स हैं, आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है। क्योंकि जहाँ मैं इस वक्त कराची में हूँ, हम जितने भी लोग हैं, जो मैंने आस पास बात भी की अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, जानने वालों से, तकरीबन आप कह सकते हैं कि हर घर में कोई ना कोई मुतासिर है। किसी ना किसी को फ्लू है, किसी ना किसी को सिम्टम्स हैं। बहुत से लोग जो इज्तनाब कर रहे हैं टेस्ट से, जो नहीं कराते, जो टेस्ट करा रहे हैं उसमें जो शरह आ रही है वो आज भी हमने देखा है कि 30% से ज्यादा आई है। लेकिन बहुत से अहम सवालात इस वक्त उठ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर जफर मिर्जा साहब प्रोग्राम में शुरू के हिस्से मौजूद हैं, साबिक मामले खुसूसी। जफर मिर्जा साहब, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर इसलिए आना चाहिए, आपने कुछ दिन कबल 31 दिसंबर को ये कॉलम में लिखा था आपने कि हमें इमरजेंसी मोड में आ जाना चाहिए। आज सूरत हाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अस्पतालों में, क्लिनिक्स में, डिस्पेंसरीज में रश बढ़ना शुरू हो गया है। एनसीओसी का इजलास हो रहा है, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हो रहा ताहाल। सिर्फ कहा जा रहा है कि टेस्टिंग बढ़ा देंगे स्कूल्स के अंदर। कोई हतमी फैसला नहीं हो पा रहा, ना सिंध गवर्नमेंट कोई हतमी फैसला ले रही है। तो क्या हम जो इज्तनाब बरत रहे हैं इसका नुकसान होगा बहुत बड़ा? डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इसको बजाय इसके कि हम इसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मुतफ़िक्र हों या एक सनसनीखेज़ी की सूरत हाल पैदा कर लें अपने लिए और पैनिक में चले जाएं, चीज़ को साइंटिफिकली उसके सही तनाजुर में समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये बात सबको मालूम है कि अनलाइक डेल्टा, ओमिक्रॉन जो है ये ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये शिद्दत बीमारी की पैदा उस तरह नहीं करता जिस तरह डेल्टा करता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जो मैंने बात की है, अब इसको अगर हम अप्लाई करें तो उसका ये नतीजा भी निकलता है कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बीमारी फैल जाए और उनका एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन जो है वो बीमार हो और उसका फिर एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन जो है वो बहुत शदीद बीमार हो, तो लोग बीमार तो होंगे, लेकिन उसका वॉल्यूम एग्जैक्ट नंबर्स में, चाहे वो छोटी प्रोपोर्शन हो, चूंकि बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को फैल रही है, तो वो फिर प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है समझने की। तो इस हवाले से मैंने उस वक्त ये कहा था कि हमें इसकी तैयारी रखनी चाहिए। और अब जैसे आपने खुद फरमाया, सूरत हाल यकीनन ऐसी हो रही है कि जिसमें हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिशन्स ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, लोग ऑक्सीजन के ऊपर जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स के ऊपर भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल उस वक्त मेरा ये कहना, मैं समझता हूँ कि मैं हक बेजानिब था, और अब भी ज़रूरत इस बात की है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, हमारे आईसी यूनिट्स जो हैं वो बढ़ाए जाएं, बेड्स बढ़ाए जाएं। एनसीओसी यकीनन इसके ऊपर बहुत क्लोज नज़र रखे हुए है, और अगर उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया तो उसकी भी वजूहात होंगी, और मेरा ख्याल है कि मुनासिब वक्त पे वो मुनासिब फ़ैसले करेंगे भी। ये फ़ैसले बहुत आसान नहीं होते, जैसा कि आपको मालूम है। अगर आप स्कूलों कॉलेजों की बात करें तो बच्चों का, तालिब इल्मों का बहुत नुकसान हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है, रोज़गार को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो ये फ़ैसले जो हैं नी जर्क रिस्पॉन्स नहीं होता कि एक सिचुएशन आ गई तो आपने फौरन लॉकडाउन। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने फॉर नोन एंड अननोन रीजंस द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स, यानी जो उनकी शिद्दत थी वो वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस और यूरोप का आपने हवाला दिया था कि उससे निस्बतन कम थी। तो अभी तक जो डेटा आ रहा है पाकिस्तान का, जो आप खुद भी कहते हैं कि मिसलीडिंग है, जब आपने उसमें लिखा था कॉलम में, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो 5th वेव है ये अभी भी इसकी इंटेंसिटी कम है अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में, या इस दफ़ा
हम पिछली 4 वेव्स के तजुर्बे से हटकर कुछ नया देख रहे हैं, क्योंकि जो केसेस की पीक लोग कह रहे थे कि मिड फरवरी में होगी, तो अभी से 3-4 हज़ार केसेस आना शुरू हो गए हैं। जो एनसीयूसी कह रही थी शायद मिड फरवरी तक होंगे। तो कहीं हम मिस कैलकुलेट तो नहीं कर रहे इस वेव को? मैं ये समझता हूँ जी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद पिछले दिनों मैं खुद भी एक प्रोग्राम कर रहा हूँ अब हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर। तो मैंने अमेरिका में और यूके में जो टॉप के पाकिस्तानी ओरिजिन के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट्स हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट्स हैं उनको इंटरव्यूज़ किए हैं। तो यकीनन ऐसी सूरत हाल नहीं है वहाँ का। अगर आप डेटा सामने रखें तो हमारा डेटा तो उसके बावजूद इसके कि हमारे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन कोई तकाबुल नहीं है। 1-1 लाख केसेस डेली हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर भी अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है। पिछले जब से ये शुरू हुआ है तकरीबन 2.5 साल 3 साल जो हो गए, इसमें कभी भी दुनिया के अंदर एक दिन में 15 लाख केसेस नहीं हुए थे। और उसकी जो बड़ी तादाद है वो अमेरिका और यूरोप और ये इस तरह के ममालिक थे। तो मैंने ये बिल्कुल सही लिखा था और मैं उस पर कायम हूँ कि देयर आर नोन एंड अननोन रीजंस। लेकिन अभी भी अगर हाँ आप तकाबुल करें पाकिस्तान का और मगरबी ममालिक का, तो वही सूरत हाल है, वही सूरत हाल है। लेकिन ये बताएं ज़फ़र साहब कि ये तो उससे कंपैरिजन में है वो सूरत हाल, लेकिन जो हम एस्टिमेट कर रहे थे कि बाय मिड शायद 3 या 4 हज़ार केसेस का पीक होगा, तो अभी तो फिर इसका मतलब पीक आनी है। आपकी अपनी एस्टिमेट्स क्या हैं? और अगर अभी पीक नहीं आनी तो अभी से 4,000 से ज़्यादा केसेस होना शुरू हो गए हैं इस मुल्क में। कराची में तो हमने देखा है ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस कराची से आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं हम इसको असेस सही कर रहे थे कि ये मिड फरवरी तक 3-4 हज़ार केसेस होंगे, पहले ही हो गए? जी बिल्कुल। देखें, ये सारे जो एस्टिमेट्स होते हैं इनके वेरिएबल्स बदल जाते हैं और कई दफ़ा वो दुरुस्त होते हैं, कई दफ़ा दुरुस्त नहीं होते। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम कहीं इसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर आप मेरे से ये पूछें कि क्या हम इसको रिस्पॉन्ड सही तरीके से कर रहे हैं, इस सेंस में कि क्या हम इससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें SOPs पर अमल करना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, तो जवाब नफ़ी में है, क्योंकि लोग बिल्कुल छोड़ बैठे हैं तमाम SOPs को। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि गवर्नमेंट की इस सिलसिले में कम्युनिकेशन भी कमज़ोर है। पहली जो वेव्स थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट किया जाता था लोगों को, और लोगों को तरगीब दी जाती थी कि वो SOPs के ऊपर अमल करें। लेकिन अभी वो सूरत हाल उस नौइयत की नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे यकीन है इस बात का कि गवर्नमेंट NCOC इस पे पूरी तरह नज़र रखे हुए है, और हॉस्पिटल्स की सूरत हाल बावजूद इसके कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई ऐसी नहीं है कि जो फॉर एग्जांपल हमने दूसरी या तीसरी वेव के दौरान देखी थी। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था साहब कि आप इंटरनेशनली ये जो ग्लोबली अभी तक जो ट्रेंड्स रहे हैं उनके मुताबिक 3 या 4 चीज़ें जो हम देखते हैं कि इसका रिस्क कितना है उसको देखने के लिहाज से, एक तो ये बात पहले ही आपने बताई थी हमें प्रोग्राम में कि ये डबल जो होता है वो 2 दिन के अंदर होता है, वो तो सामने आ चुका था। दूसरा कि वैक्सीन्स कितनी इफेक्टिव हैं इसके ऊपर ये डेटा अब इतना है, हम कह सकते हैं कि अब हमें पता चल गया कि कितनी इफेक्टिव है। दूसरा कि जिनको पहले वायरस हो चुका है वो आलमी सतह के ऊपर क्या दोबारा उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर डेटा अब तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी स्टेज से आगे आ चुका होगा। तो ये 2-3 चीज़ें जिसकी बुनियाद पर रिस्क असेसमेंट होती है इसकी, वो फाइनल डेटा की बुनियाद पर अब हम कुछ असेसमेंट कर सकते हैं कि कितना थ्रेट है इसका ओमिक्रॉन का। बहुत अच्छा आपने सोचा समझा सवाल किया है, और यकीनन यही वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनको हमें देखना चाहिए। तो अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को देखें तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो वैक्सीन्स पिछले वेरिएंट्स के ऊपर मौसर थी वो इस वेरिएंट के ऊपर भी मौसर हैं, जितनी वो थी उतनी ये भी हैं, पहली बात। लेकिन क्या इस बात का ये मतलब है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुकी है उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो रही? ये बात भी गलत है, यकीनन हो रही है।
लेकिन अगर उनको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं करने लगा हूँ कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है या अगर आपको पहले इन्फेक्शन हो चुकी है और अगर आपको इन्फेक्शन हो चुकी है और आपने वैक्सीन भी लगाई हुई है, तो फिर अगर आपको इन्फेक्शन होगी भी तो उसमें शिद्दत नहीं होगी, उसमें वो उतना आप बीमार नहीं होंगे कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाए। अगर हम इसको कंपेयर करें उन लोगों के साथ कि जिनको पहले इन्फेक्शन भी नहीं हुई हुई और पहले उनको वैक्सीनेशन भी नहीं हुई हुई और उनको अगर ये इन्फेक्शन हो तो उनके बीमार होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक शेयर करता हूँ। मैं इंटरव्यू कर रहा था, डॉक्टर फैसल मसूद हैं मेडिकल डायरेक्टर मेथोडिस्ट ह्यूस्टन हॉस्पिटल में, और वो तकरीबन 800 ICU बेड्स का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आप के जो यहाँ पे लोग दाखिल हो रहे हैं तो उनके स्टेटिस्टिक्स क्या हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 75% जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं बीमारी की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से, 75% वो हैं कि जिन्होंने या तो वैक्सीन लगवाई नहीं और या पार्शियल वैक्सीनेशन हुई है उनकी। अच्छा। मतलब एक डोज लगी दूसरी नहीं लगी, और 25% लोग ऐसे हैं बहरहाल कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वो उनकी या ओल्ड एज है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिन्हें हम कहते हैं वो लोग हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी फिगर है, 75% हॉस्पिटलाइजेशन उन लोगों की है कि जिनको वैक्सीन या लगी नहीं या मुकम्मल नहीं लगी, और जिन लोगों ने बूस्टर लगवाए हुए हैं, उसके बाद जिन लोगों ने बूस्टर भी लगवाया हुआ है, उनकी शरह इससे भी बहुत ज़्यादा कम है कि जिनको इन्फेक्शन हो रही है। तो हमारे पास खासा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। मैं ये समझता हूँ कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं और इसी तरतीब में उनको देखना चाहिए। लेकिन जो एविडेंस हमें मिल रहा है वो ये है कि वैक्सीनेशन इज स्टिल वर्किंग। तो यही मैं दो बातें हैं कि वैक्सीनेशन और एसओपीज में। मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया और ये अहम तरीन डेटा हमसे शेयर किया। 75% आप कहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, जो आपकी बात हुई एक डॉक्टर से बाहर। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, उनको 25% है, जो ज़्यादातर जो 75% लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जो हॉस्पिटल्स में इस वक्त एडमिट हो रहे हैं आलमी सतह के ऊपर। तो वैक्सीन्स काम कर रही हैं, इसका सवाल आगे हम जरूर उठाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब भी प्रोग्राम में होंगे, उनसे पूछेंगे कि अगर वैक्सीन्स काम कर रही हैं तो जो हुकूमत की तरफ से संजीदगी से वैक्सीन लगवाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। ना कोई डिटरेंस है जो पहले थी, ना कोई खौफ है, ना कोई पेनल्टी का खतरा, ना कोई कम्युनिकेशन कैंपेन है, इस तरह से कम्युनिकेशन कैंपेन जैसे पहले था। तो आखिर ये क्यों है, हुकूमत क्या सोच रही है? इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन बहुत से अहम सवालात हम उठा रहे हैं। एक और अलार्मिंग जो बात हमने देखा है कराची में, तकरीबन एस्टिमेट ये बता रहा है कि 500 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स कोविड से इफेक्ट हो चुके हैं। एक बड़े सीनियर डॉक्टर का इस वक्त मौत भी हो चुकी है। हमने देखा है, अल्लाह ताला उनको इस वक्त मफरत करे और उसके साथ जो उनके लवाकिन उनको सब्र दे। लेकिन हमने जैसा देखा कि बड़े लीडिंग डॉक्टर्स थे इस वक्त कराची के, प्रोफेसर सलाउद्दीन शेख साहब जिनकी मौत हुई है। इससे मेरे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सजाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कितना इफेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को करना शुरू हो गया और हमारा हेल्थ सिस्टम कितने बड़े रिस्क पर है इस वक्त, और हुकूमत क्यों फैसले नहीं कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका सफान। बात सारी ये है कि ये जो ओमिक्रॉन है वो इतना तेजी से फैलता है कि आपकी सोच से भी ज्यादा तेजी से फैल जाता है और एक से दूसरों को बहुत तेजी से लगता है ये बीमारी, ये जो वेरिएंट है। अब होता ये कि जो डॉक्टर हजरात जो बीमार हो रहे हैं इस वक्त, कराची के बहुत सारे डॉक्टर्स, तकरीबन अगर मैं कहूँ तो 500 से 600 डॉक्टर्स जो है इस वक्त घर में बैठे हुए हैं और बहुत अवाम बुरी तरह कोरोना के शिकंजे में, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी कोरोना के निशाने पर। बेशतर स्कूलों में कोरोना एसओपीज नजरअंदाज, खतरे की घंटी।
अस्सलाम वालेकुम। पेश पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, कोरोना के वार जारी हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसने आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक अपने पंजे गाड़ लिए। शहर कराची का तो बहुत बुरा हाल है। इस पर जिस तरह हम सुन रहे हैं, जो रिपोर्टेड फिगर्स हैं, आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है। क्योंकि जहाँ मैं इस वक्त कराची में हूँ, हम जितने भी लोग हैं, जो मैंने आस पास बात भी की अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, जानने वालों से, तकरीबन आप कह सकते हैं कि हर घर में कोई ना कोई मुतासिर है। किसी ना किसी को फ्लू है, किसी ना किसी को सिम्टम्स हैं। बहुत से लोग जो इज्तनाब कर रहे हैं टेस्ट से, जो नहीं कराते, जो टेस्ट करा रहे हैं उसमें जो शरह आ रही है वो आज भी हमने देखा है कि 30% से ज्यादा आई है। लेकिन बहुत से अहम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर जफर मिर्जा साहब प्रोग्राम में शुरू के से मौजूद हैं, साबिक मामले खुसूसी। जफर मिर्जा साहब, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर इसलिए आना चाहिए, आपने कुछ दिन कबल 31 दिसंबर को ये कॉलम में लिखा था आपने कि हमें इमरजेंसी मोड में आ जाना चाहिए। आज सूरत हाल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अस्पतालों में, क्लिनिक्स में, डिस्पेंसरीज में रश बढ़ना शुरू हो गया है। एनसीओसी का इजलास हो रहा है, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हो रहा था। हाल सिर्फ कहा जा रहा है कि टेस्टिंग बढ़ा देंगे स्कूल्स के अंदर। कोई हतमी फैसला नहीं हो पा रहा, ना सिंध गवर्नमेंट कोई हतमी फैसला ले रही है। तो क्या हम जो इज्तनाब बरत रहे हैं इसका नुकसान होगा बहुत बड़ा? डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसको बजाय इसके कि हम इसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मुतफ़िक्र हों या एक सनसनीखेज़ी की सूरत हाल पैदा कर लें अपने लिए और पैनिक में चले जाएं, चीज़ को साइंटिफिकली उसके सही तनाजुर में समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये बात सबको मालूम है कि अनलाइक डेल्टा, ओमिक्रॉन जो है ये ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये शिद्दत बीमारी की पैदा उस तरह नहीं करता जिस तरह डेल्टा करता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जो मैंने बात की है, अब इसको अगर हम अप्लाई करें तो उसका ये नतीजा भी निकलता है कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बीमारी फैल जाए और उनका एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन जो है वो बीमार हो और उसका फिर एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन जो है वो बहुत शदीद बीमार हो, तो लोग बीमार तो होंगे, लेकिन उसका वॉल्यूम एग्जैक्ट नंबर्स में, चाहे वो छोटी प्रोपोर्शन हो, चूंकि बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को फैल रही है, तो वो फिर प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है समझने की। तो इस हवाले से मैंने उस वक्त ये कहा था कि हमें इसकी तैयारी रखनी चाहिए। और अब जैसे आपने खुद फरमाया, सूरत हाल यकीनन ऐसी हो रही है कि जिसमें हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिशन्स ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, लोग ऑक्सीजन के ऊपर जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स के ऊपर भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल उस वक्त मेरा ये कहना, मैं समझता हूँ कि मैं हक बेजानिब था, और अब भी ज़रूरत इस बात की है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, हमारे आईसी यूनिट्स जो हैं वो बढ़ाए जाएं, बेड्स बढ़ाए जाएं। एनसीओसी यकीनन इसके ऊपर बहुत क्लोज नज़र रखे हुए है, और अगर उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया तो उसकी भी वजूहात होंगी, और मेरा ख्याल है कि मुनासिब वक्त पे वो मुनासिब फ़ैसले करेंगे भी। ये फ़ैसले बहुत आसान नहीं होते, जैसा कि आपको मालूम है। अगर आप स्कूलों कॉलेजों की बात करें तो बच्चों का, तालिब इल्मों का बहुत नुकसान हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है, रोज़गार को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो ये फ़ैसले जो हैं नी जर्क रिस्पांस नहीं होता कि एक सिचुएशन आ गई तो आपने फौरन लॉकडाउन। अच्छा मिर्जा साहब, आपने फॉर नोन एंड अननोन रीजंस द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स, यानी जो उनकी शिद्दत थी वो वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस और यूरोप का आपने हवाला दिया था कि उससे निस्बतन कम थी। तो अभी तक जो डेटा आ रहा है पाकिस्तान का, जो आप खुद भी कहते हैं कि मिसलीडिंग है, जब आपने उसमें लिखा था कॉलम में, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो 5th वेव है ये अभी भी इसकी इंटेंसिटी कम है अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में, या इस दफा हम पिछली 4 वेव्स के तजुर्बे से हटकर कुछ नया देख रहे हैं? क्योंकि जो केसेस की पीक लोग कह रहे थे कि मिड फरवरी में होगी, तो अभी से 3-4 हज़ार केसेस आना शुरू हो गए, जो एनसीओसी कह रही थी शायद मिड फरवरी तक होंगे। तो कहीं हम मिस कैलकुलेट तो नहीं कर रहे इस वेव को? जफर मिर्जा साहब। मैं ये समझता हूँ जी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद पिछले दिनों, मैं खुद भी एक प्रोग्राम कर रहा हूँ अब हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, तो मैंने अमेरिका में और यूके में जो टॉप के
पाकिस्तानी ओरिजिन के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट्स हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट्स हैं उनको इंटरव्यूज़ किए हैं, तो यकीनन ऐसी सूरत हाल नहीं है। वहाँ का अगर आप डेटा सामने रखें तो हमारा डेटा तो उसके बावजूद इसके कि हमारे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन कोई तकाबुल नहीं है। एक लाख केसेस डेली हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर भी अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है। पिछले जब से ये शुरू हुआ है तकरीबन 2.5 साल 3 साल जो हो गए, इसमें कभी भी दुनिया के अंदर एक दिन में 15 लाख केसेस नहीं हुए थे, और उसकी जो बड़ी तादाद है वो अमेरिका और यूरोप और ये इस तरह के ममालिक थे। तो मैंने ये बिल्कुल सही लिखा था और मैं उस पर कायम हूँ कि देयर आर नोन एंड अननोन रीजंस, लेकिन अभी भी अगर आप तकाबुल करें पाकिस्तान का और मगरबी ममालिक का, तो वही सूरत हाल है, वही सूरत हाल है। लेकिन ये बताएं जफर साहब कि ये तो उससे कंपैरिजन में है वो सूरत हाल, लेकिन जो हम एस्टिमेट कर रहे थे कि बाय मिड शायद 3 या 4 हज़ार केसेस का पीक होगा, तो अभी तो फिर इसका मतलब पीक आनी है। आपकी अपनी एस्टिमेट्स क्या हैं? और अगर अभी पीक नहीं आनी तो अभी से 4,000 से ज़्यादा केसेस होना शुरू हो गए हैं इस मुल्क में। कराची में तो हमने देखा है ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस कराची से आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं हम इसको असेस सही कर रहे थे कि ये मिड फरवरी तक 3-4 हज़ार केसेस होंगे, पहले ही हो गए? जी बिल्कुल। देखें, ये सारे जो एस्टिमेट्स होते हैं इनके वेरिएबल्स बदल जाते हैं और कई दफ़ा वो दुरुस्त होते हैं, कई दफ़ा दुरुस्त नहीं होते। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम कहीं इसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर आप मेरे से ये पूछें कि क्या हम इसको रिस्पॉन्ड सही तरीके से कर रहे हैं, इस सेंस में कि क्या हम इससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें SOPs पर अमल करना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, तो जवाब नफ़ी में है, क्योंकि लोग बिल्कुल छोड़ बैठे हैं तमाम SOPs को। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि गवर्नमेंट की इस सिलसिले में कम्युनिकेशन भी कमज़ोर है। पहली जो वेव्स थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट किया जाता था लोगों को, और लोगों को तरगीब दी जाती थी कि वो SOPs के ऊपर अमल करें, लेकिन अभी वो सूरत हाल उस नौइयत की नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे यकीन है इस बात का कि गवर्नमेंट NCOC इस पे पूरी तरह नज़र रखे हुए है, और हॉस्पिटल्स की सूरत हाल बावजूद इसके कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई ऐसी नहीं है कि जो फॉर एग्जांपल हमने दूसरी या तीसरी वेव के दौरान देखी थी। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था साहब कि आप इंटरनेशनली ये जो ग्लोबली अभी तक जो ट्रेंड्स रहे हैं उनके मुताबिक 3 या 4 चीज़ें जो हम देखते हैं कि इसका रिस्क कितना है उसको देखने के लिहाज से, एक तो ये बात पहले ही आपने बताई थी हमें प्रोग्राम में कि ये डबल जो होता है वो 2 दिन के अंदर होता है, वो तो सामने आ चुका था। दूसरा कि वैक्सीन्स कितनी इफेक्टिव हैं, इसके ऊपर ये डेटा अब इतना है, हम कह सकते हैं कि अब हमें पता चल गया कि कितनी इफेक्टिव है। दूसरा कि जिनको पहले वायरस हो चुका है वो आलमी सतह के ऊपर क्या दोबारा उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर डेटा अब तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी स्टेज से आगे आ चुका होगा। तो ये 2-3 चीज़ें जिसकी बुनियाद पर रिस्क असेसमेंट होती है इसकी, वो फाइनल डेटा की बुनियाद पर अब हम कुछ असेसमेंट कर सकते हैं कि कितना थ्रेट है इसका ओमिक्रॉन का। बहुत अच्छा आपने सोचा समझा सवाल किया है, और यकीनन यही वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनको हमें देखना चाहिए। तो अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को देखें तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो वैक्सीन्स पिछले वेरिएंट्स के ऊपर मौसर थी वो इस वेरिएंट के ऊपर भी मौसर हैं, जितनी वो थी उतनी ये भी हैं, पहली बात। लेकिन क्या इस बात का ये मतलब है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुकी है उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो रही? ये बात भी गलत है, यकीनन हो रही है। लेकिन अगर उनको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं करने लगा हूँ कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है या अगर आपको पहले इन्फेक्शन हो चुकी है, और अगर आपको इन्फेक्शन हो चुकी है और आपने वैक्सीन भी लगाई हुई है, तो फिर अगर आपको इन्फेक्शन होगी भी तो उसमें शिद्दत नहीं होगी, उसमें वो उतना आप बीमार नहीं होंगे कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाए। अगर हम इसको कंपेयर करें उन लोगों के साथ कि जिनको पहले इन्फेक्शन भी नहीं हुई और पहले उनको वैक्सीनेशन भी नहीं हुई
और उनको अगर ये इन्फेक्शन हो तो उनके बीमार होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक शेयर करता हूँ। मैं इंटरव्यू कर रहा था, डॉक्टर फैसल मसूद हैं मेडिकल डायरेक्टर मेथोडिस्ट ह्यूस्टन हॉस्पिटल में, और वो तकरीबन 800 ICU बेड्स का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आप के जो यहाँ पे लोग दाखिल हो रहे हैं तो उनके स्टेटिस्टिक्स क्या हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 75% जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं बीमारी की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से, 75% वो हैं कि जिन्होंने या तो वैक्सीन लगवाई नहीं और या पार्शियल वैक्सीनेशन हुई है उनकी। अच्छा। मतलब एक डोज लगी, दूसरी नहीं लगी। और 25% लोग ऐसे हैं बहरहाल कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वो उनकी या ओल्ड एज है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिन्हें हम कहते हैं वो लोग हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी फिगर है, 75% हॉस्पिटलाइजेशन उन लोगों की है कि जिनको वैक्सीन या लगी नहीं या मुकम्मल नहीं लगी। और जिन लोगों ने बूस्टर लगवाए हुए हैं, उसके बाद जिन लोगों ने बूस्टर भी लगवाया हुआ है, उनकी शरह इससे भी बहुत ज़्यादा कम है कि जिनको इन्फेक्शन हो रही है। तो हमारे पास खासा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। मैं ये समझता हूँ कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं और इसी तरतीब में उनको देखना चाहिए। लेकिन जो एविडेंस हमें मिल रहा है वो ये है कि वैक्सीनेशन इज स्टिल वर्किंग। तो यही मैं SOPs आर स्टिल वर्किंग। दो बातें हैं कि वैक्सीनेशन और SOPs में। मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया और ये अहम तरीन डेटा हमसे शेयर किया। 75% आप कहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, जो आपकी बात हुई एक डॉक्टर से बाहर। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, उनको 25% है। जो ज़्यादातर जो 75% लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जो हॉस्पिटल्स में इस वक्त एडमिट हो रहे हैं आलमी सतह के ऊपर। तो वैक्सीन्स काम कर रही हैं। इसका सवाल आगे हम जरूर उठाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब भी प्रोग्राम में होंगे। उनसे पूछेंगे कि अगर वैक्सीन्स काम कर रही हैं तो जो हुकूमत की तरफ से संजीदगी से वैक्सीन लगवाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। ना कोई डिटरेंस है जो पहले थी, ना कोई खौफ है, ना कोई पेनल्टी का खतरा, ना कोई कम्युनिकेशन कैंपेन है, इस तरह से कम्युनिकेशन कैंपेन जैसे पहले था। तो आखिर ये क्यों है, हुकूमत क्या सोच रही है? इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन बहुत से अहम सवालात हम उठा रहे हैं। एक और अलार्मिंग जो बात हमने देखा है कराची में, तकरीबन एस्टिमेट ये बता रहा है कि 500 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स कोविड से इफेक्ट हो चुके हैं। एक बड़े सीनियर डॉक्टर का इस वक्त मौत भी हो चुकी है। हमने देखा है, अल्लाह ताला उनको इस वक्त मफरत करे और उसके साथ जो उनके लवाकिन उनको सब्र दे। लेकिन हमने जैसा देखा कि बड़े लीडिंग डॉक्टर्स थे इस वक्त कराची के, प्रोफेसर सलाउद्दीन शेख साहब जिनकी मौत हुई है इससे। मेरे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सजाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कितना इफेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को करना शुरू हो गया और हमारा हेल्थ सिस्टम कितने बड़े रिस्क पर है इस वक्त, और हुकूमत क्यों फैसले नहीं कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सफान, बात सारी ये है कि ये जो ओमिक्रॉन है वो इतना तेजी से फैलता है कि आपकी सोच से भी ज्यादा तेजी से फैल जाता है और एक से दूसरों को बहुत तेजी से लगता है ये बीमारी, ये जो वेरिएंट है। अब होता ये कि जो डॉक्टर हजरात जो बीमार हो रहे हैं इस वक्त, कराची के बहुत सारे डॉक्टर्स, तकरीबन अगर मैं कहूँ तो 500 से 600 डॉक्टर्स जो है इस वक्त घर में बैठे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स सारे घर में बैठे हुए हैं। और वो बीमार इस तरह से हुए हैं कि वो कोई कोविड के मरीज नहीं देख रहे थे। उनमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, उनमें जनरल प्रैक्टिशनर्स भी हैं, उनमें फिजिशियंस हैं, उसमें आई के डॉक्टर हैं, उसमें स्किन के डॉक्टर्स हैं, उनके साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। इस तरह के लोग हैं जो कि जिनको पता नहीं कि ये जो मरीज आया हुआ है ये कोविड का मरीज है और वो लगा के डॉक्टरों को जा रहा है। तो ये बड़ा एक खतरनाक सा है। यकीनन ये दुरुस्त है कि मैं बार बार कहता रहा हूं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बार बार ये कहती रही है कि डॉक्टर्स अपनी हिफाजत करें। ये समझे कि जो हम देख रहे हैं वो कोविड का मरीज देख रहे हैं, तो ये समझकर आप मरीज का इलाज करें तो वो सेफ्टी हो सकेगी। अदरवाइज इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हैं और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें से माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम होता है और कुछ ऐसे लोग भी पॉजिटिव आए हैं जिनको कि कोई सिम्टम नहीं है, ना नजला है, ना खार है
ना ही जिस्म में दर्द है, उनको पता ही नहीं है। जब हम उनको टॉन्सिल के लिए ऑपरेशन की इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं या किसी और ऑपरेशन के लिए कराते हैं तो पता चलता है कि ये तो कोविड पॉजिटिव है। इसी तरह से जो एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे हैं उनका जो टेस्ट हो रहा है उनमें से बहुत सारे लोगों को कोविड पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है। वो कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बुखार है, ना कोई सर में दर्द है, ना कोई सिम्टम है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और डॉक्टर साहब मुझे बताएं लास्टली कि फिर रियासत क्या सोच रही है अभी? आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से क्या मुतालबा करेंगे? क्योंकि ना एसओपी पे इम्प्लीमेंटेशन है, ना वैक्सीनेशन करने के लिए कोई खौफ पैदा किया जा रहा है लोगों में, और ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। तो फिर हम तो इस वक्त रियासत ने कुछ करा ही नहीं है अभी तक, तो लोग तो सबको होगा ओमिक्रॉन फैल जाएगा ये डॉक्टर साहब? जी ऑलरेडी फैल चुका है ये, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि चीजें बंद करने से फायदा नहीं है, सब चीजें खुली रहे। इसमें दो बातें हैं, इसमें अवाम का बड़ा अहम किरदार है कि अवाम को चाहिए कि जब वो घर से निकले तो मास्क के बगैर ना निकले। हर आदमी को तो जाके हुकूमत नहीं रोकेगी और कहेगी कि जी आप मास्क लगाएं, लेकिन अवाम से ज्यादा जरूरी जो है वो हुकूमत के जो लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि एसओपीज पे अमल दरामद कराएं, वो मॉनिटर करें और उनको जो इदारे एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। जैसे शादी हॉल से ये ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं, तो वहां पर अगर एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा है तो उसको जो है उसको बंद कर देना चाहिए। इसी तरह से शादी हॉल की जगह मार्केट्स हैं, तालीमी इदारे हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, इनको फौरी बंद कर देना चाहिए। दफातर हैं, अगर फौरी बंद करे जहां पर वो नहीं हो रहा है, और जो एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करने दें। और अवाम को भी चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि ये तमाम चीजें जैसे अभी चल रही हैं ऐसे ही चलती रहे। आपका मैसेज आया और आपने जो बताया, उम्मीद करते हैं तजवीज़ पे अमल होगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आप मुतालबा कर रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद कुछ और सवालात और एक्सपर्ट्स भी प्रोग्राम में साथ होंगे हमारे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमारी अभी ब्रेक में बात हो रही थी आपसे, ये मुझे बताइए जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं, मेले हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, कम से कम इन पर पाबंदी कितनी नागुज़ीर है फौरी तौर पर डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि इस वक्त ये जो वेरिएंट हमें लाहक है, हमें भी सारी दुनिया को ये बहुत ज़्यादा, यानी 70 गुना ज़्यादा पिछले वाले से और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हमारे सामने है, हर जगह पे हंड्रेड्स ऑफ % के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। इसमें सुपर स्प्रेडर इवेंट्स ऐसी जगह है जहाँ पे क्राउडेड जगह है, जहाँ पे इसका एक्सचेंज होना बहुत चंद सेकंड, चंद लम्हात ही के अंदर हो जाता है, चूँकि ये हैवी, और प्लस अगर आपने मास्क नहीं पहना हो और वो जो नॉर्मल नोयत का मास्क है उसके बावजूद भी हो सकता है। तो इन हालात में इस तरह की जगहों का आई थिंक कि उनको डिस्करेज करना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि इसकी जो तेजी का फैलाव, इसके कम से कम हम रेट को कंट्रोल करें। लेकिन डॉक्टर साहब बताएंगे जो शादी ब्याह में फैसला हुआ है डिब्बे देने का, मुझे बताएं जिसको ये जब होता है, जब भी फैसला है हॉल्स बंद करने का कुछ भी, तो फिर हम देखते हैं कि उसके ऑल्टरनेट घरों में लोग शादी करना शुरू कर देते हैं, घर रेंट आउट होना शुरू हो जाता है, लोग अपने गार्डन रेंट आउट करना शुरू कर देते हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रेट्स आते हैं इसके। तो ये सिलसिला तो रुक नहीं सकता। आप हॉल बंद करेंगे, फायदा क्या, घरों में लोग शुरू कर देते हैं, तो इसको कौन मॉनिटर करे इसकी इम्प्लीमेंटेशन? देखिए जी, अगर ब्राइड ग्रूम और वो जो है वो खुद इन्फेक्ट हो रहे हैं या उनके इमीडिएट फैमिली में हो रहे हैं और किसी की खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है, तो देखिए ना, वो तो खुशी जो है वो तबाह हो जाएगी। तो लोगों को खुद एहसास करना चाहिए कि ये उनकी अपने करीबी घर वालों की सेफ्टी के लिए है कि वो इसको एहतियात के साथ बरतें और ये खुशी को जो गमी में ना तब्दील करें, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, सीरियस चीज़ें हैं। ओमिक्रॉन डेफिनेटली पहले वाले वेरिएंट के मुकाबले में उतनी सख्ती नहीं है, लेकिन ये किसी भी बड़ी उम्र के शख्स को, किसी के घर में ऐसा शख्स जो बीमार हो, उसको ऐसी बीमारी लाहक हो सकती है जिसके नताइज में जो है वो मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी हो सकती है। तो उससे हमें बचने की ज़रूरत है। जाहिर बात है उसके साथ साथ जो बीमारी है वो अपने अपने घरों में हर एक को डिस्टर्ब करेगी। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। आपने सुना नाज़रीन, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स पे पाबंदी हो, और इसके अलावा सारे एक्सपर्ट्स ने आज ये कहा तौर पर फौरी तौर पर कम से कम सख्त फैसले गवर्नमेंट को कर लेने चाहिए, इंतजार मजीद यहाँ से नहीं करना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि शायद फैसले हों। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा अब तक, ना बहुत ख्याल रखिए।